वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में दीदी। अब रे ऑप्टिक्स में ही अपना टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो डिटेल में तो आप पूरा हम जो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, आई विल शेयर द लिंक। लेकिन हाँ, कैसे रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, तो वो लेंस से ही तो है। तो हमने लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ लिया है जो अभी मैंने बनाया रिवीजन में। अब लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा है तो मान लो बहुत सारे लेंस है इन कॉन्टैक्ट, तो मैं दो लेंस की बात कर लूँ, तो अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस इसी से सटा के रख दिया गया है, तो अब बताया जा रहा है कि लेंस कॉम्बिनेशन की पावर बताओ। तो सबसे पहले आप दोनों सटा के ना रखो, आता है लेंस कॉम्बिनेशन के बारे में, आप इसका डेरिवेशन बताइए। एक लेंस रखा है, अगर इससे ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो एक लेंस कन्वर्ज करेगा, तो मान लो यहाँ पर बनती है इमेज I1। अब दूसरा लेंस अगर आप इसी से सटा के यहाँ पर रख देते हो, तो वो दूसरा लेंस जो है वो दो लेंस कन्वर्जिंग है, वो भी अगर कन्वर्जिंग है, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी f2 है, मोर कन्वर्जन होगा तो अब क्या होगा, दूसरे लेंस से जो इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, ये हो जाएगी I। ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वही आपने जो पढ़ा हुआ है, ये U, ये V को V1 और ये क्या है V फाइनली। तो आपके पास इससे जो 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1 और दोबारा 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1, यही तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u दूसरे लेंस के लिए, ये v1 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u। अगर इन दोनों लेंस की जगह एक लेंस लगाया जाए जिसका u और v ये है, तो उसकी फोकल लेंथ अगर हम कैपिटल F लिखें तो 1/F हो जाएगी। अब ये फार्मूला आपको पता, लेंस के पावर का फार्मूला क्या होता है, p इक्वल टू 1/f, तो हम ये लिख सकते हैं p1 प्लस p2 इक्वल टू p। 1 मार्क क्वेश्चन बना दिया गया, नहीं इसमें से एक जो है वो कॉन्केव लेंस है, तो आप क्या करो, f2 को निगेटिव कर दो, यहाँ निगेटिव कर दोगे तो p1 माइनस p2 हो जाएगा। दोनों कब, जो दोनों लेंस से सटा के रखे गए हैं और प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेवियर करेंगे। जब क्या हो जाए, आप यहाँ पे देख रहे हो f1 और f2 दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्ट साइन अपोजिट हो, तो f1 प्लस f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास 0, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, तो वो प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि एलसीएम में यहाँ पे लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि 1/f जो है वो किसके बराबर है। अगर आप लेते हो तो f1 f2 प्लस f2 अपॉन f1 f2 है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यही दो लेंसेज हैं, इनको छोटा बड़ा कर दें तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं। छोटा बड़ा इन द सेंस लार्ज फोकल लेंथ का हो, लार्ज अपर्चर का हो, या छोटा हो स्मॉल फोकल लेंथ हो, तो इस पर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बने क्यों हैं भाई। सिंगल लेंस अगर हैंडल में जो फंसा हुआ था वो देखा है, उसी को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। वो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो कम फोकल लेंथ वाला हाई पावर का लेंस होता है। आप देखते हैं जो चश्मा नहीं लगाते थे, अब तो सब लोग लगाने लगे हैं, तो बुजुर्ग आँख को पास वो हैंडल से पकड़े रहते थे और पेपर पढ़ते थे या बुक पढ़ा करते थे। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस ही है, और उस कॉन्वेक्स लेंस से आप कैसे ऑब्जेक्ट जो है वो थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर हम ऐसे ये बात कर रहे हैं, हमेशा आपके सिलेबस में जितने भी लेंस हैं सब थिन हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर ये उसकी फोकल लेंथ है f, तो अगर ऑब्जेक्ट आप रखते हो f के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जितनी दूरी पर f यहाँ बना उतनी दूरी पर f यहाँ बना लिया आपने। अब आप इसको फटाफट रिकॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट से जो रे जाएगी वो ऐसे जाएगी, और कहाँ से पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे हमेशा पास होती है फोकस से, और दूसरी रे कहाँ से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दोनों रेज आगे डाइवर्जिंग है, तो पीछे बढ़ा के मिलाने पे जहाँ बनती हैं वही तो होती है इमेज। तो ये हो गई यहाँ पर इसकी ये फाइन इमेज है ना, तो ये सीधी और बड़ी इमेज दिखा करती है। यहाँ पर अगर आँख रखी हुई है तो आँख से सीधी बड़ी इमेज दिख रही है। इसी से आपने पढ़ा है कि जो m जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो किसके बराबर होती है, d/u
और 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है। क्वेश्चन पूछा आता है कि किसी लेंस की मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन के लिए आपको पता है, मैग्निफिकेशन सिंपल पढ़ा है, V बाई यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो साइज पर डिपेंड करता है। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है वो समझ लीजिए कि अगर किसी लेंस से इमेज जो बन रही है वो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है आंख से, तो ये जो है वो डिस्टेंस है V इक्वल टू डी पर। यहाँ पर D है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैग्नीफाइंग पावर है जो इमेज आंख पर एंगल बना रही है जब वो D डिस्टेंस पर बन रही है, और जब खाली ऑब्जेक्ट है वो आंख से D डिस्टेंस पर रखी जाए तो वो जो जितना एंगल बनाएगी आंख पर, तो ये मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन दोनों सेम हैं जब V इक्वल टू डी हो। देखो यही मैग्निफिकेशन हम लोग फार्मूला लिखते थे ना, V बाई यू, तो V इक्वल टू डी के लिए D बाई यू बन जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन है। मैग्नीफाइंग पावर को अगर मैं कैपिटल M से लिख दूं तो M इक्वल टू M हो जाएगा, कब? जब V इक्वल टू डी। तो इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, जब इमेज आंख से D डिस्टेंस पर बने और आंख के सामने कोई हम ऑब्जेक्ट रखें D डिस्टेंस पर, दोनों जो एंगल आंख पर बनाएंगे उनका रेशियो है मैग्नीफाइंग पावर। बात करते हैं अब इस फार्मूले में, ये फार्मूला कैसे आया, तो अब ये देखिए 1 प्लस डी बाई एफ कैसे आया। तो आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, लेंस के लिए रिलेशन, लेंस रिलेशन क्या होता, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब आप इसको v से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये v बाई वी माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ हो गया। अब v बाई वी 1 हो गया, 1 v अपॉन यू m हो गया, और यहाँ पर ये v बाई एफ है, तो v में मान लो कि अगर d पर बन रही है इमेज तो कितना हो जाएगा, d अपॉन m। तो अब आपके पास जो ve है ये इस तरफ बन रही इमेज, तो आपने माइनस लिया है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ नापी जाएगी, तो m इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। यहाँ माइनस रख देंगे v इक्वल टू माइनस डी रखने पर। तो ये आपके पास दोनों फार्मूले आ गए। बात करते हैं टेलीस्कोप की, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप, बढ़िया टेलीस्कोप किसे कहेंगे, जिसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो, मैग्नीफाइंग पावर अच्छी हो, ब्राइट इमेज दे। बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो इतनी दूर हैं कि हमारी आंख पर विजुअल एंगल बहुत कम सबटेंड करते हैं कि हम उनको क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते, दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, हम उनको देख नहीं पाते, तो टेलीस्कोप लगा के देखते हैं। तो अब टेलीस्कोप में बहुत दूर से आने वाली ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेज कलेक्ट होंगी, तब तो जो है गैदरिंग पावर ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा चमकीली वो इमेज बनाएगा। इसके लिए क्या होगा कि हाँ, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके सामने ऑब्जेक्ट हो, वो बड़ा लेते हैं। इतनी बात अगर याद है तो डायग्राम बनाना कैसे क्या है, क्या उसका डेरिवेशन है, मैं जो लिंक शेयर करूँगी उसमें आप देखिएगा। हाँ, उस पर बेस क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक मैं बता दूं कि आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर बात की जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर आपने बड़ा ले लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, तो बनाने का तरीका यही कि पहले आपने एक बड़ा और लार्ज अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया और एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया आपने बड़ी सी, ठीक। अब इसकी ऑप्टिकल सेंटर से क्या किया, जो आपने एक रे ले ली वो ऐसे आ रही है और दूसरी रे इन्फिनिटी से ये सब रेज आ रही हैं, तो यहाँ से पैरेलल। अब जहाँ पर ये आपको इमेज बनाती है, ये इमेज बनती है फर्स्ट इमेज, वो इमेज जो है वो एफओ ही तो होगा और उसी को वीओ भी कह सकते हैं, दोनों पॉइंट कह सकते हैं कि नहीं, जहाँ इमेज की डिस्टेंस है लेंस से। इस लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पर आप पहले से कोई दो लेंस ना बनाइए, बच्चे बड़ा गलती करते हैं कि पहले ही लेंस बना लेते हैं। अब आपने इसको बना लिया, अब इससे आपको दिया जाता है कि किस पोजीशन के लिए टेलीस्कोप को सेट किया है। याद रखो, दो पोजीशन होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, और नियर पॉइंट मतलब जो इमेज फाइनल बने, फाइनल इमेज वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो बस उसके लिए यहाँ पे तुमने क्या किया, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो आपके पास जो
आई लेंस है, आई पीस है, वो छोटा होता है, और ये जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ उतनी ही हो, इधर से यहाँ मार्क कर लीजिए, और इसकी फोकल लेंथ भी वहीं पर तो हो। क्यों? क्योंकि जब उससे आने वाली रेज जो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना, ये रे, ये इमेज इस लेंस के लिए, तो उससे आने वाली रे कहाँ जाएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे आप, तो इससे जाएंगी फोकस से, एफई से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी। तो ये दोनों रे जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो दोनों रे कैसी होंगी? आपस में पैरेलल। तो पैरेलल रे इन्फिनिटी पे मीट करती है, ये क्या हो जाएगा? मतलब फाइनल इमेज बन रही इन्फिनिटी पर। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला याद रखोगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस FO अपॉन FE। माइनस का मतलब है फाइनल इमेज उल्टी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। लेंस सेपरेशन इस समय क्या है? तो FO प्लस FE। FO को VO भी कह सकते हैं, तो VO प्लस FE। हाँ, अगर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए बनाना, नियर, अरे वो जो नियर डिस्टेंस एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो ये जो इमेज है वो FE यहाँ आएगा कहीं, इसके अंदर बनेगी FE के। फाइनल इमेज जो है वो इधर आएगी, वो बनेगी बड़ी साइज़ की। उसके लिए क्या होगा? ये तो हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, है ना। और नियर पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला क्या डिराइव होता है? माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सिंपल माइक्रोस्कोप था तो सिर्फ एक लेंस था ना, तो एक लेंस से जो मैग्नीफिकेशन था मान लीजिए वो इनसफिशिएंट है, ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए हमें, तो 2 लेंस लगा दिए गए। तो अब क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं आसानी से। तो देखो, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब भी बात करेंगे तो उसमें भी टेलीस्कोप जैसी 2 पोजीशन होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट और इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब आप देखो इसमें कि पहला लेंस जिसके पास माइक्रो ऑब्जेक्ट होती है, इसकी खास बात क्या होती है? इसके दोनों लेंस में फोकल लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। नहीं तो टेलीस्कोप बड़ा है, एक लेंस छोटा है, तो बड़े छोटे के चक्कर में आपसे कोई पूछ ले क्यों भैया टेलीस्कोप रिवर्स कर दें तो क्या माइक्रोस्कोप बन जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके दोनों लेंसेज में फोकल लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जबकि माइक्रोस्कोप में दोनों लेंसेज में डिफरेंस फोकल लेंथ में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अब आप देखो कि इसमें जो कम फोकल लेंथ वाला है, तो यहाँ पर देखो यही है FO, O लिखा देते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस के पास और फोकस से बियॉन्ड रखनी है ऑब्जेक्ट, और माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ वाला ले लेंगे तो उनसे रेज ही इधर उधर चली जाएंगे। तो छोटा लेंस लेते हैं और उससे जो रेज आए वो ऑब्जेक्ट से निकल के वो पड़े लेंस पर, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना ली, और उससे जो रे निकाले लेंस पर पड़ेंगी तो ये लेंस पर आ रही है ऐसे। हाँ, जब लेंस बनाओ तो नाप लो उससे दोनों तरफ FO जो है वो लगभग बराबर पोजीशन पे आपके पास स्केल रहेगी, उससे आप बना लो, ठीक है। ये भी FO इधर है, उतना ही इधर। तो अब ये जो रे आएगी वो FO से होती हुई ऐसे जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से हो जाएगी, तो ये जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो अब आप देखते हो कि जो इस ऑब्जेक्ट AB की जो इमेज है वो यहाँ बन रही है A डैश B डैश, है ना। ये A डैश B डैश जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहाँ पर आपने अब दूसरा लेंस ऐसे रखा कि जो सिचुएशन आपको दी गई हो। कहा गया है इसमें बताइए अगर नियर पॉइंट पोजीशन, तो नियर पॉइंट पोजीशन का मतलब क्या हो गया? फाइनल इमेज बने एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। कब बनेगी? जब हम आई लेंस जो है वो ऐसा रखेंगे कि जो आई लेंस से ये आई लेंस से जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो यहाँ हो करीब ये। अगर ये फोकल लेंथ इसकी FE इधर है, अब आप अपना ये प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ा लीजिए, उतनी ही डिस्टेंस पर आप FE इधर भी बना लीजिए। देखिए ये FE डैश सेकेंड फोकस। तो अब क्या हुआ? एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो वो किधर से जाएगी? FE से होती हुई।
दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी। दोनों आगे बढ़ाने पे तो मिलेंगी नहीं ना, तो पीछे बढ़ाने पर ये जहाँ मिलती हैं वहाँ पर जो इमेज बनती है वो इमेज क्या होती है, आँख से, आँख यहाँ रख के माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो आँख से वो कितने डिस्टेंस पर है, यही है v इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये ठीक, आँख से ये लेंस से डिस्टेंस नापी जाती, माना जाता है आँख लेंस के बहुत पास है। अब माइक्रोस्कोप में ये आई लेंस है या आई पीस, इसे आप कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव है, तो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद रखिएगा। इसमें भी हम माइनस लगाएंगे क्योंकि इमेज तो उल्टी बन रही है ना, जैसे यहाँ पर है तो ये इमेज बनी, ठीक। तो अब ये A डबल डैश B डबल डैश फाइनल इमेज है, माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE। कभी पूछा जाता है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज नियर पॉइंट पोजीशन में, तो देखो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस VO तो है, VO क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है, UE। तो अब ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE, तो इस सिचुएशन में जो VO प्लस UE ये हो गया सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। और अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो उसको कहते हैं इफ फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तब क्या होगा बताइए, m का फॉर्मूला आपके पास सीधे माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। याद करने का डेरिवेशन का तरीका वैसे तो पूरा डिटेल मैंने बता रखा है, लेकिन आप ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई लेंस है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही तो बिहेव कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज D पर बनती है तब ये होती है उसकी मैग्नीफाइंग पावर, और एक लेंस ऑब्जेक्टिव है तो VO अपॉन U, तो VO अपॉन U यहाँ लिख दिया। तो ये m इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो m इक्वल टू किसके बराबर होता है, मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन बाय आई लेंस। यहाँ पर फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी है तो ये D अपॉन FE हो गया इसका, और V अपॉन U इसी का चल रहा है, तो ऐसे याद रखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो करने होते हैं वो आप देख लेते हो। यहाँ पर इस पोजीशन में क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो ये FO है या ये VO है, और यहाँ पर ये हो जाएगा FE, तो VO प्लस FE। तो कुल मिला के आपको लेंसेज के बारे में पता है, लेंस कॉम्बिनेशन के बारे में पता है, लेंसेज टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पता चल गया, इससे ज़्यादा प्रिज्म आपको पता है। बहुत सारे क्वेश्चंस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ पर है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी उससे बनते हैं। तो मैं अब आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगी, या आप जितने भी जो आपको कुछ लगता है प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर से जो टर्म 2 में आने वाला है, कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा आपको लग रहा है, और आपको हाँ कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप अच्छे से रिविज़न करते रहिए। अब देखते हैं एक पैराग्राफ बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन। ये भी टर्म 2 एग्जाम में आएगा, और ये बेस्ड है रे ऑप्टिक्स पर। हाँ, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इन सब के लिंक मैं शेयर करती हूँ। तो जो आप देखेंगे पूरी प्लेलिस्ट मैं आज की वीडियो में शेयर कर दूँगी, आप उससे देख सकते हैं। फाइनली आप रिवाइज करके जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए क्या है ये केस स्टडी प्रॉब्लम। इसमें अ बर्ड इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द वाटर सरफेस। जैसे ये बर्ड है 60 मीटर की हाइट पर वाटर की सरफेस से। At the same instant there is a fish at a depth of 20 meter below the water surface। यहाँ से ये है fish। Bird and fish both are in the same vertical line, this one। Refractive index 4/3। अब इस स्टडी पर बेस्ड, इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है द apparent depth of fish as observed by the bird। कौन सा फिनोमेनन है ये, रिफ्रैक्शन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब आप देखिए बर्ड को फिश कितनी डिस्टेंस पर दिखाई पड़ेगी, तो बर्ड और फिश के बीच की पूरी डिस्टेंस तो 60 ये और 20 ये, लेकिन क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर सरफेस में, रेज का बेंडिंग होगी। तो अब आप सोचिए बर्ड को फिश के 80 मीटर पे दिखाई पड़ेगी, ये तो रियल डेप्थ है, क्या वाकई में ऐसा होगा, नहीं ना। तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल ही हो गया। बचे ये 3,
तो आप सोचो कि इनमें से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, है ना। तो अब आप देखिए फिश की जो रियल डेप्थ है वो कितनी है, तो वाटर सरफेस से अगर यहाँ से देखिए तो रियल डेप्थ है 20, तो आप रख दोगे 20, यहाँ पर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया 4/3, और एपरेंट डेप्थ जो आपको निकालनी है वो आपने मान लिया यहाँ पर एपरेंट डेप्थ लिख दिया। तो एपरेंट डेप्थ किसके बराबर आ जाएगी, एपरेंट डेप्थ हो जाएगी 20 × 3/4, है ना। इधर आके ये 3/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर। यानी जो फिश सरफेस से 20 मीटर नीचे है वो एक्चुअली यहाँ कहीं होगी। और वैसे भी देखिए आप रे यहाँ से जाएंगी तो नॉर्मल डालेंगे तो ये एयर में आ रही तो बेंड करेंगी, तो बेंड करने पर यहाँ बनेगी कहीं पोजीशन। मैंने अगर फिश से एक रे ऐसे लो, यहाँ पर नॉर्मल डालो और ये रे बेंड करेगी, एयर में आ रही है तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये पोजीशन होगी फिक्स। तो अब आप देख रहे हैं 15 ये और 60 ये कितना हो गया। अगर मैं मान लूँ इसको कि ये H1 है तो H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस, अगर ये मैं लिख लूँ x, तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है y तो हो गई 60 और ये कितनी वैल्यू हो गई एपरेंट डेप्थ 15 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ जो भी है हमारे पास वो कितना आ गया 75 मीटर। तो कौन सा फार्मूला हो गया इसमें आंसर ये। और ये 75 मीटर आया कैसे है, x अपॉन म्यू। जैसे H1 का फार्मूला कोई कहे तो आप कैसे बताओगे, H1 इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन म्यू। ये है ना, x ही तो थी रियल डेप्थ ये। तो अब ये फार्मूला बन गया आपको जब एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। सेकेंड केस में क्या पूछ रहे हैं, सेकेंड केस में इसी का उल्टा। अब कौन देख रहा है, द एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय द फिश। अब फिश को बर्ड की हाइट कितनी दिखाई पड़ेगी। तो पहले जब ये फार्मूला आपके पास है, अब फिर से इसी फार्मूले में देखिए, अब की बार क्या हो जाएगा, फिश को बर्ड कितनी हाइट पर दिखाई पड़ेगी। तो जो बर्ड की पोजीशन है एक्चुअल वाटर सरफेस से 60, क्या फिश को पूरी 20 खुद की गहराई है और 60 मीटर बर्ड की है, तो 80 मीटर पे दिखाई पड़ेगी, रियल डेप्थ होगी नहीं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बचे ये तीन में से कौन सा ऑप्शन होगा, वही फार्मूला है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। बस अब की बार बर्ड से रे निकल के फिश की आंखों तक आएंगी, तो रेयर टू डेंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर दो, म्यू की जगह 1 अपॉन म्यू, है ना, क्योंकि फिश से यहाँ गई थी तो डेंसर टू रेयर, तो म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब बर्ड से रे जो आएंगी फिश की तरफ तो यहाँ पर 1 अपॉन म्यू, यानी कि 3/4 इक्वल टू कितनी हाइट है ये 60। तो आपने लिख दिया 60 अपॉन एपरेंट डेप्थ, वही आपने जो भी मान लिया एपरेंट डेप्थ जितना है। इससे आपके पास एपरेंट डेप्थ कितनी आ गई, तो एपरेंट डेप्थ हो गई 60 × 4/3 यानी कि 80 मीटर। तो एक्चुअली वाटर सरफेस से जो 60 मीटर पर बर्ड उड़ रही है वो एपरेंटली फिश को कहाँ दिखेगी, सरफेस से 80 मीटर और फिश से कितनी दूरी पर, तो 20 और 80 कितना हो जाएगा 100 मीटर पे। यानी कि अगर हम मान लें फिश से जो उसकी हाइट होगी तो वो कितनी होगी, हाइट ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द फिश वो कितनी हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस म्यू इंटू वाई। ये फॉर्मूला आपने बना लिया हाइट के लिए। तो कैसे, यही देख लीजिए आपके पास जो म्यू इंटू वाई है वो यही चीज़ है। देखिए म्यू इंटू वाई, यहाँ पर ये वाई है 60, ये म्यू है 4/3। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास इस केस के लिए। तो इससे 80 + 20 100 मीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ये थर्ड पार्ट, if the bird is stationary and the fish is moving up with a speed of 4 meter per second, then the speed of fish observed by the bird. फिश तो ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टूवर्ड्स बर्ड, लेकिन बर्ड को लगेगी किस स्पीड से वो आ रही, क्या उसकी एपरेंट स्पीड है वो निकालनी है आपको।
तो अभी आपने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था h1 इक्वल टू, जो हमारे पास फार्मूला था कि बर्ड से एक्चुअल डिस्टेंस है तो 60 मीटर y, लेकिन फिश कितना नीचे हो जाएगी तो क्या था वो x अपॉन म्यू, ये था ना अभी फर्स्ट पार्ट में ही। तो अब इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या लिखेंगे, dh1 बाई डी टी प्लस डी इक्वल टू dy बाई डी टी प्लस ये 1 अपॉन म्यू कांस्टेंट है और ये dx बाई डी टी। अब इस पूरे का मॉड अगर ले लें तो स्पीड आएगी, और वो स्पीड ऑब्जर्व बाय द बर्ड यही dh1 बाई डी टी है। बर्ड ही तो है 60 मीटर हाइट पर, वो फिश को अब देखेगी तो बर्ड जो ऑब्जर्व करेगी फिश की एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल स्पीड, वो क्या होगी। अब देखो dy बाई डी टी, वाई तो कांस्टेंट है 60 मीटर, बर्ड इज स्टेशनरी कहा गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन म्यू 3/4 है ना, म्यू 4/3 तो 1 अपॉन म्यू 3/4 इंटू dx बाई डी टी क्या है, यही जो फिश ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली स्पीड अगर हम माइनस में लिखें, और वैसे भी हमें मॉड लेना है तो मॉड इसका लेंगे 4 कैंसिल, -3 का मॉड कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो बर्ड को ऑब्जर्व होगी फिश के अपने तरफ आने की स्पीड वो कौन सी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। अब अगले ऑप्शन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगर बर्ड सर्टेन स्पीड से इधर आ रही है, हाँ दोनों अगर चल रही है तो दोनों की स्पीड एडअप हो जाएंगी। अब अगर बर्ड की भी सर्टेन स्पीड दे दी जाए तो यहाँ पर आप dy बाई डी टी बदल रहा है तो 0 न रख के बर्ड की स्पीड रख दोगे और दोनों स्पीड्स का एडिशन हो जाएगा। बर्ड की स्पीड भी माइनस में रखना, ये हो जाएगा कि द स्पीड ऑफ बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाई फिश। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आने चाहिए। हाँ, बाकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, रिवाइज कर लीजिए पूरा चैप्टर। बहुत बढ़िया टर्म टू एग्ज़ाम होने जा रहा है। I hope you will do best. Thank you.